नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक आप लोग कराने के लिए कह रहे हैं। आइए उसे करा देते हैं। तो हेडिंग डालो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन मैग्नेटिक मीडिया। ठीक है जी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन मैग्नेटिक मीडिया। तो नॉन मैग्नेटिक मीडिया है ना, अचुंबकीय माध्यम है। मीडियम का प्लूरल होता है, तो अचुंबकीय माध्यम है, नॉन मैग्नेटिक मीडिया है। ठीक है जी। दो मीडियम हैं, एक मीडियम इस साइड, एक मीडियम उस साइड। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय। और उनकी बाउंड्री पर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं। मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाए थे, तो इसी तरीके से बना लो। ठीक है जी। ये आपका प्लेन है और ये क्या है? नॉर्मल, अभिलंब। और यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तिरछी, है ना, ओब्लिकली। और मान लो ये जो मीडियम है आपका, ये है डेंसर मीडियम। ठीक है जी। ये आपका डेंसर मीडियम है, यानी कि सघन माध्यम। और ये जो मीडियम है आपका ये आपका रेयरर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम। ठीक है जी। आपको पता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब से नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? और ये एंगल आप जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, θ1 मान लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और ये एंगल होता है θ2, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। क्लियर है? इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 मान लो, और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 मान लो। ठीक है जी। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, डेंसर मीडियम का n1 और रेयरर मीडियम का n2। ठीक है जी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैंने डायग्राम बनाया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? वो तब होता है जब क्रिटिकल एंगल आप समझते हो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखो ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये वाला। तो इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जाओ, आपतन कोण को, तो ये अपवर्तन कोण भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। और इसके बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति में आके ये इतना बढ़ा दो θ1 कि जो θ2 है ना वो 90 हो जाए, यानी जो लाइट रे ऐसे जा रही है जो ऐसे हो जाए। यानी जब θ1 इतना अधिक बढ़ जाए कि θ2 कितना हो जाए? 90 डिग्री। यानी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना अधिक हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है जी। आपतन कोण इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रांतिक कोण। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। और जब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है θ1 ये ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो फिर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 से भी अधिक हो जाता है, यानी लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो रिफ्रैक्शन ना होकर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी
है ना, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट ना हो करके, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे हो जाती है। तो उस घटना को ही आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा था और 12th में भी पढ़ा था, ठीक है जी। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्रिटिकल एंगल मैंने आपको समझा दिया है और ये आपको मैंने शर्त बताई है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 शर्त हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है जी, यानी क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए आपतन कोण। और दूसरी शर्त है जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जाती हुई होनी चाहिए, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 2 शर्तें होती हैं, ये बात आपको रिमाइंड हो गई होंगी सारी। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लेट अस कंसिडर ए लाइट रे इज गोइंग, ठीक है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। लेट n1 एंड n2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। लेट epsilon1 एंड epsilon2 बी द परमिटिविटीज ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी, क्लियर है। θ1 बी द एंगल ऑफ, θ1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड θ2 बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, θ2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। हिंदी में नाम मैंने बता दिया, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है सघन माध्यम का, ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता, विरल माध्यम की विद्युतशीलता, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हिंदी आप देख लेंगे, क्लियर है। तो लैंग्वेज मैंने बोली और इसके बाद आइए डेरिवेशन करते हैं। देखो स्नेल का लॉ लगाओ, स्नेल का नियम तो जानते हो ना, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, जो स्नेल्स लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, आई की जगह θ1 है और साइन आर की जगह θ2 है, बराबर ये होता है 1 and 2, 1 and 2 को आप लिख सकते हो n2 अपॉन n1, ठीक है, फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो इफ देखो मैंने बताया θ1 यदि थीटा, ये एक काम कर लो, ये तो बाद में लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है n का, n बराबर होता है c अपॉन v, पढ़ा है आपने, और c बराबर होता है अंडर रूट, वो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये तो पढ़ा रखा है। v बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, दोनों वैल्यू रखो तो n बराबर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, बीच बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, तो आएगा अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है जी। 4 नॉन मैग्नेटिक मीडिया है, तो 4 नॉन मैग्नेटिक मीडिया, देखो नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए म्यू और म्यू नोट दोनों बराबर होते हैं, और कितना होता है ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है जी। हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो म्यू और म्यू नोट बराबर रहेंगे, तो n बराबर क्या आएगा, म्यू की जगह म्यू नोट रख लो, एप्सिलॉन अपॉन म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ये कट जाएंगे, तो n बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ये फॉर्मूला आया, क्लियर है। तो मुझे बताओ n1 कितना होगा, भाई यहाँ 1 आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट ऐसे रहेगा। इसी प्रकार n2 कितना आएगा, भाई यहाँ 2 आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट ऐसे रहेगा। तो n1 n2 की वैल्यू रख दो, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। सो साइन θ1 अपॉन साइन θ2, ठीक है जी, बराबर क्या आएगा, n2 यानी कि एप्सिलॉन2 अपॉन एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन1 अपॉन एप्सिलॉन नोट,
ठीक है जी। तो देखो अपन बीच बीच वाले एक साथ, ऊपर नीचे वाले एक साथ, तो अंडर रूट में एक में कर लूँ तो एप्सिलॉन 2 इंटू, हालांकि ये कट जाएंगे, तो एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 बचेगा बस। ठीक है जी, क्लियर है ना। तो एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 आया साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया। एक बात और बताओ, थीटा 1 को बढ़ाते जाएंगे तो थीटा 2 भी बढ़ता जाएगा। मैंने अभी आपको बता दिया है कि जब थीटा 1 थीटा सी के बराबर हो जाए तो थीटा 2 किसके बराबर हो जाता है, 90 के, है ना। यानी जब थीटा 2 90 के बराबर हो जाता है तो थीटा 1 को ही थीटा सी कहते हैं। ठीक है ना भाई, जब यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सुनो, वह आपतन कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, थीटा सी। ठीक है, क्लियर है। तो थीटा 1 यदि थीटा सी है तो थीटा 2 कितना होगा, 90 डिग्री, या थीटा 2 यदि 90 डिग्री है तो थीटा 1 क्या होगा, थीटा सी। ठीक है, तो देखो ये हो गया है, पहले से चलो थोड़ा सही से लिख लो, थीटा 1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर कितना हो गया, ये अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। और मैंने कहा कि यदि थीटा 1 थीटा सी है तो थीटा 2 कितना होगा, 90 डिग्री, या पाई बाई 2 कह दो। सो थीटा 1 की जगह क्या रखो, थीटा सी, थीटा 2 की जगह क्या रखो, पाई बाई 2 या 90, और ये ऐसे रहेगा। साइन 91 होता है तो साइन थीटा सी कितना आया, अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। ठीक है जी, ये रिलेशन है ना, किसका, क्रिटिकल एंगल का। तो लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, चलो इधर से मैं रफ कर देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो इस डेरिवेशन में यूज होगा, तो आप लिखें वी नो दैट, ठीक है जी, वी नो दैट इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं परावर्तन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन गुणांक। देखो इसे आर पैरेलल से डिनोट करते हैं, है ना। आर पैरेलल बराबर है एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 साइन थीटा 1। ठीक है, एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2 था तो एप्सिलॉन 1 साइन थीटा 1 आएगा, यहाँ कोस थीटा 1 था तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा 2, और अपॉन में सारा सेम है, बस बीच में प्लस आ जाएगा। अपॉन में बीच में क्या जाएगा, प्लस। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वैल्यू भी आपसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि निकाल के दिखाओ। ठीक है, 2 नॉन मैग्नेटिक मीडिया के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसकी हेल्प से समझाया जाएगा। तो इसे करते हैं आगे। ये फॉर्मूला आप याद रखियो, हालांकि है ना, क्या पता कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसका डेरिवेशन भी हो तो आप उसे कर लेंगे, है ना, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो देखो हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक काम करो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। तो हमारे पास साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की वैल्यू है, तो यहाँ साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बना लो। तो एक काम कर लो, साइन थीटा 2 से डिवाइड कर लो, दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो आर पैरेलल क्या आएगा, एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ क्या बचेगा, कोस थीटा 1 माइनस
एक काम और कर लो, एप्सिलॉन 2 से भी डिवाइड कर लो, ठीक है जी। तो मैं लिख ही दूँ, चलो लैंग्वेज, तो डिवाइडिंग बाई एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2, है ना, बस, ठीक है, डिवाइडिंग बाई एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2, ठीक है। और लिखना चाहो तो आगे लिखते हूँ कि इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी अंश और हर में एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2 से भाग करने पर, तो आर पैरेलल क्या आएगा, एप्सिलॉन 2 साइन थीटा 2 से तो भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और ये बचेगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, और इनटू में क्या है, कोस थीटा 2, अपॉन में देखो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, कोस थीटा 1 प्लस ये बचेगा एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और ये साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, इनटू में है आपका कोस थीटा 2, ठीक है जी। आर पैरेलल बराबर क्या आएगा, कोस थीटा 1 माइनस, देखो ये तो चलो ऐसे रखो, अभी साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की वैल्यू रखो एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, ठीक है, कहाँ से रखिए, फर्स्ट से, और इनटू में कोस थीटा 2 अपॉन में कोस थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अंडर रूट में अपॉन एप्सिलॉन 1, और इनटू में है कोस थीटा 2, ठीक है, कहाँ से रखी वैल्यू, तो साइड में बता दो, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है जी। तो आर पैरेलल बराबर क्या आएगा, कोस थीटा 1 माइनस, देखो इससे ये रूट बार कटेगा, इससे ये रूट बार कटेगा, तो बचेगा रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, समझ गए नहीं, कोस थीटा 2 ऐसी और ऐसी ये कोस थीटा 1, ठीक है जी। हाँ एक काम और कर लो, इसे ऐसे लिख लो, अंडर रूट कोस को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा आपने। ये भी ऐसे ही बचेगा एप्सिलॉन 1 अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, इसे भी आप ऐसे लिख लो 1 माइनस अंडर रूट के साइन स्क्वायर थीटा 2, क्लियर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको मिल गया, यहाँ तक नोट करो, ठीक है जी। तो इधर से रफ करके आगे चलते हैं। इन इक्वेशंस की तो जरूरत पड़ नहीं है वैसे, है ना, तो मैं इन्हें लिख दूँ वहीं को, यहाँ लिख देते हैं ना, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर है आपका अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और साइन थीटा सी बराबर क्या है, अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी आगे, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है, अब मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है ये देखो, ठीक है, देखो ये जो साइन थीटा 2 है इसकी वैल्यू रख दो फर्स्ट से, ठीक है जी। तो आर पैरेलल क्या आएगा, यह जाएगा कोस थीटा 1 माइनस, ये तो ऐसे रहेगा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा 2, देखो यहाँ से साइन थीटा 2 कितना आएगा पहले बताओ, कितना आएगा, साइन थीटा 2 इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो हो जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और इनटू में साइन थीटा 1, ठीक है जी। साइन थीटा 2 इधर और ये इधर, ये पलट के इधर पहुँचेगा ना, पलट के, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बचेगा अंडर रूट के भीतर, और इनटू में साइन थीटा 1, तो इसकी वैल्यू रखो, साथ में यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट खत्म यहाँ तो स्क्वायर करके, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, अपॉन में सारा सेम रहेगा, बस बीच में क्या है प्लस, तो कोस थीटा 1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2,
√1 प्लस, नहीं यहाँ तो माइनस ही रहेगा, बीच में यहाँ प्लस है बस, ε1 अपॉन ε2 और साइन स्क्वायर θ1। ठीक है जी, यहाँ से कॉमन ले लो ε1 अपॉन ε2, तो r पैरेलल आएगा कोस θ1 माइनस √ε1 अपॉन ε2, कॉमन ले लो ε1 अपॉन ε2, कॉमन लेंगे तो अंडर रूट साथ में लग के आएगा, तो ε1 अपॉन ε2 बाहर आया। ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं था तो जहाँ होता नहीं है कॉमन ले लें तो वो डिवाइड हो जाता है, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा ये जो मैंने कॉमन लिया है सारा, ये भाई जो कॉमन लिया है वहाँ से तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ इसके डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आके पलट के आएगा, तो कितना बचेगा ε2 अपॉन ε1, समझ गए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा ε2 अपॉन ε1, ठीक है, माइनस वहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा बस साइन स्क्वायर θ1 ऐसे अपोन में कर दो cos θ1 प्लस, सेम लिख दो बस, है ना, बीच में प्लस ही तो आना है। ठीक है जी, और माइनस का साइन स्क्वायर θ1, क्लियर है। देखो साइन θ1 है आपके पास, नहीं है अभी, रुको, तो r पैरेलल बराबर cos θ1, ये देखो क्या बचेगा, अंडर रूट के अंडर रूट से मल्टीप्लाई, तो ε1 अपॉन ε2 बचेगा बस, और ये अंडर रूट में ε2 अपॉन ε1 और माइनस का साइन स्क्वायर θ1। ठीक है जी, अपॉन में सेम रहेगा, ये अंडर रूट है ना, बचेगा बस, अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है जी, देखो ε1 अपॉन ε2 आपके पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है, देखो आप देख सकते हो, आपके पास ε2 अपॉन ε1 कितना आएगा निकल के, तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर θ, यदि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए तो। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना, ε2 अपॉन ε1 की जगह क्या रख देंगे आप, साइन स्क्वायर θc। ठीक है, यहाँ पे तो किसकी हेल्प लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। ठीक है जी, यहाँ पे भी तो वैल्यू रखी है कोई सी, यहाँ से देखो कहीं, हाँ जहाँ यहाँ रखी थी वैल्यू, तो जहाँ भी जो वैल्यू रखो साइड में बता दियो ब्रैकेट में, तो r पैरेलल क्या आएगा cos θ1 माइनस है, इसकी वैल्यू रखो साइन देखो ये ε2 अपॉन ε1 क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, बल्कि हाँ ε2 अपॉन ε1 अंडर रूट नहीं है, ध्यान देना, तो ε2 अपॉन ε1 क्या आएगा साइन स्क्वायर θc, तो क्या आ जाएगा, बाहर वाले को छेड़ना नहीं है, बाहर वाला जो है, और इसके लिए क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर θc माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1। ठीक है जी, अपॉन सेम कर दो, अब तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θc माइनस साइन स्क्वायर θ1। ठीक है जी, और कहाँ से रखी है वैल्यू, तो फ्रॉम सेकंड, है ना, सेकंड इक्वेशन है। ठीक है जी, अब देखो एक बात और बताओ, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो है ना, आपको एक बात बताया, एंगल की वैल्यू कम है तो साइन मतलब थीटा की वैल्यू कम है तो साइन थीटा की भी कम होगी। ठीक है, साइन 0 0 है चूँकि, और साइन 90 1 है, तो इसका मतलब थीटा 90, थीटा सबसे ज़्यादा है तो वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब साइन के साथ एंगल की वैल्यू, देखो एंगल की वैल्यू कम है, या थीटा ले लो, मैं एग्जांपल के तौर पे, थीटा की वैल्यू कम है तो साइन थीटा की भी कम होगी। ठीक है, और एंगल की थीटा की ज़्यादा है तो साइन थीटा की भी ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप खुद बताओ मुझे, यहाँ लिख दियो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लिख देना ये बात,
जो साइन थीटा 1 है वो ज़्यादा होना चाहिए साइन थीटा सी से। बताया था मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो जब साइन थीटा 1 ज़्यादा, मतलब थीटा 1 ज़्यादा, तो साइन थीटा 1 भी तो ज़्यादा है किससे, साइन थीटा सी से। मैंने बताया तो है एंगल ज़्यादा है तो साइन एंगल भी ज़्यादा रहेगा, मतलब थीटा ज़्यादा है तो साइन थीटा भी ज़्यादा रहेगा। तो ये साइन थीटा 1 ज़्यादा है तो साइन थीटा 1 ज़्यादा, थीटा सी कम तो साइन थीटा सी कम। इसका मतलब साइन थीटा 1 वैल्यू बड़ी है और साइन थीटा 1 आ रहा है बाद में, ठीक है। तो इससे ये जो अंडर रूट के भीतर की टर्म है ये इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है, यानी ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, ठीक है जी। तो आप एक काम कर लो, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। सो देखो ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आपका निगेटिव होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा सी तो छोटा है और साइन स्क्वायर थीटा 1 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा सारी टर्म, मतलब ये सारी टर्म जो है माइनस आएगी। अंडर रूट अभी हटा लो, ठीक है। और यदि मैं इस सारे की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है ना तो इमेजिनरी बन जाएगा ये, ठीक है जी, क्लियर है। अधिकल्पित है ना, और क्या कहते हैं सम्मिश्र, इस तरीके से हो जाएगा, यानी काल्पनिक बन जाएगा। काल्पनिक संख्या होती है ना इमेजिनरी नंबर, तो अंडर रूट के अंदर यदि माइनस आ जाता है, क्योंकि ये तो माइनस का है और अंडर रूट के भीतर है, तो ये सारा क्या है इमेजिनरी, ठीक है जी। तो इसे दूसरे तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया, समझ में आएगा आपको। देखो तो आप एक काम करो, इमेजिनरी है ना ये, तो सो इसे ऐसे कर लो, ये जो साइन स्क्वायर क्या है थीटा सी माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, इसे ऐसे कर लो। माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ठीक है। माइनस को अंदर अलग लिख लो, माइनस के अंडर रूट 1 और ये अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 बड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा सी छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, अब ठीक है ना। अब ये अंदर माइनस नहीं आएगा, माइनस का अलग कर लिया, अंडर रूट -1 होता है, आपको पता होना चाहिए आई होता है इमेजिनरी नंबर। और मान लो इसे कुछ मान लो क्यों मान लिया, तो आप बता दो वेयर, ये जो है ना सारा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये मान लिया क्या क्यू, ठीक है। तो ये सारा कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा सी माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आपको कितना आ गया आई क्यू। तो इसकी जगह आप वहाँ पे डेरिवेशन में आई क्यू रख सकते हो। सो आर पैरेलल क्या आएगा कोस थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक है जी। और इसकी जगह रख दो आई क्यू, ठीक है, अपॉन कोस थीटा 1 प्लस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, और ये हो जाएगा क्या आई क्यू। क्लियर है, ठीक है। तो आप लिख देना इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है किसके लिए, फॉर, बताओ किसके लिए, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहाँ, एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन मैग्नेटिक मीडिया, ठीक है जी। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया है आपका, जिसे आप कहते हैं परावर्तन गुणांक, ठीक है जी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपसे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है तो वो भी हमने कर लिया है, और क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन पूछ सकता है तो ये है जो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है जी। और कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।